अच्छा, डिफेक्ट्स आ जाते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स के अंदर, स्पेशली जो इंटरल्यूकिन 10 प्रोड्यूसिंग सबसेट होता है टी सेल्स का, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं और ये बिलीव हुए हैं कि अंडरलाइन इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली क्रोहन डिजीज़ में। ठीक है, इंटरल्यूकिन 10 प्रोड्यूसिंग टी सेल्स में। तो म्यूटेशन इंटरल्यूकिन 10 के रिसेप्टर की जो है वो भी एसोसिएटेड होती हैं सीवियर किस्म के अर्ली ऑनसेट कोलाइटिस के साथ। थस जो कॉम्बिनेशन है एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इम्यून एक्टिवेशन हो जाए हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम्स की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, और साथ में डिफेक्टिव इम्यून रेगुलेशन हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन बोथ फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस में हमने म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स देखा। उसके बाद है पैथोजेनेसिस में एपिथेलियल डिफेक्ट्स। अब देखिए बहुत से वेरिंग जो एपिथेलियल डिफेक्ट्स हैं ये डिस्क्राइब हुए हैं क्रोहन डिजीज़ में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, या दोनों में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो टाइट जंक्शन बैरियर होता है उसका जो फंक्शन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है क्रोहन डिजीज़ वाले पेशेंट में। और सबसेट जो है उनके हेल्दी फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव्स हैं उनमें भी, जो हेल्दी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होगा उनके भी जो है एपिथेलियल टाइट जंक्शन बैरियर फंक्शन जो है वो उसमें इंटेस्टाइनल में डिफेक्ट आ जाता है। अब ये जो बैरियर का डिसफंक्शन है ये को सेग्रीगेट करेगा विद द स्पेसिफिक डिजीज एसोसिएटेड NOD2 polymorphism. An experimental model demonstrates that the barrier dysfunction can activate the innate and adaptive mucosal immunity and sensitize the subjects to disease. ठीक है, दोनों इम्यूनिटी जो है ये म्यूकोजल इम्यूनिटी एक्टिवेट होंगी और जो पेशेंट है वो सेंसिटाइज हो जाएगा इस डिज़ीज़ की, इस बैरियर के डिसफंक्शन की वजह से। अब इंटरेस्टिंगली जो पेनिथ सेल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं, तो ये ल्यूमिनल माइक्रोबायोटिक की कंपोजिशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये पेनिथ सेल के ग्रेन्यूल्स भी एबनॉर्मल हो जाएंगे क्रोहन डिजीज़ वाले पेशेंट में जिनमें ATGL16L1 म्यूटेशन है, इस तरह के क्रोहन डिजीज़ वाले पेशेंट में। तो थस ये प्रोवाइड करता है एक पोटेंशियल मैकेनिज्म जिसमें डिफेक्टिव फीडबैक लूप है बिटवीन द एपिथेलियम एंड द माइक्रोबायोटा कुड कंट्रीब्यूट टू द डिजीज़ पैथोजेनेसिस। एपिथेलियम और माइक्रोबायोटा के दरमियान डिफेक्टिव फीडबैक लूप हो गया है, तो ये भी इसकी पैथोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन है पैथोजेनेसिस में माइक्रोबायोटा। जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा होती है, इनॉर्मस। तकरीबन 10⁻12 ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ द फीकल मटीरियल मौजूद होते हैं कॉलन में, यानी 50% ऑफ द फीकल मास उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन हमें मिलती है इन द कंपोजिशन ऑफ दिस माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जो कि फिर डाइट से और डिजीज़ के हिसाब से मॉडिफाई होता है। तो माइक्रोबियल जो ट्रांसफ़र स्टडीज़ हैं ये एबल हैं टू प्रमोट और रिड्यूस द डिजीज़ इन एनिमल मॉडल्स ऑफ IBD, एंड द क्लिनिकल ट्रायल सजेस्ट एज ए प्रोबायोटिक जो है ये बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया के लिए, या इवन फीकल माइक्रोबियल जो ट्रांसप्लांट हम करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल से, ये भी IBD वाले पेशेंट्स को बेनिफिट देता है। ठीक है, यानी ये जो माइक्रोबायोटा है ये हमें IBD से बेनिफिट दे सकता है, उससे प्रिवेंट करेगा, डिजीज़ को रिड्यूस करेगा। उसके बाद है वन मॉडल दैट यूनिफाइज द रोल ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, एपिथेलियल फंक्शन एंड म्यूकोजल इम्यूनिटी, इन सब का जो रोल है सजेस्ट करता है कि साइकिल है बाय विच द ट्रांस एपिथेलियल फ्लक्स ऑफ द ल्यूमिनल बैक्टीरियल कंपोनेंट एक्टिवेट द इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज। जो जेनेटिकली ससेप्टेबल होस्ट है उसके अंदर जो सब्सिक्वेंट रिलीज होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का और बाकी इम्यून सिग्नल्स का, वो डायरेक्ट करता है एपिथेलिया को टू इंक्रीज द टाइट जंक्शन परमिएबिलिटी। ठीक है, टाइट जंक्शन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी जो फर्दर ज़्यादा और ज़्यादा ल्यूमिनल मटीरियल का फ्लक्स करवा देगा। ठीक है, जिस तरह ये दिखाया गया ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर वगैरह जो है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है, बैरियर में डिफेक्ट आ गया है और ज़्यादा बैक्टीरियल कंपोनेंट का इन्फ्लक्स हो रहा है। तो अब ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेल्फ एम्पलीफाइंग साइकिल, जो कि जिसमें स्टिमुलस जो है किसी भी साइड पे हो सकता है, सफिशेंट होगा टू इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब इस बैकग्राउंड ऑफ पैथोजेनेसिस के साथ हम आगे इसकी मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे हर एक दो फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के। तो सबसे पहले डिटेल में क्रोहन डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी देखें। क्रोहन डिजीज़ को मैंने आपको बताया कि हम रीजनल एंटेराइटिस भी कह सकते हैं, तो ये किसी भी एरिया ऑफ द GIT में हो सकता है, लेकिन कॉमन साइट इसके प्रेजेंटेशन की हमारा टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वाल्व और सीकम होता है। ठीक है, अब ये डिजीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन तक लिमिटेड है, अलोन इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस में, सिर्फ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तकरीबन 30% ऑफ द पेशेंट में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें सिर्फ कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इनफ्रीक्वेंटली ये क्रोहन डिजीज़ जो है हमारे ईसोफेगस को इन्वॉल्व कर सकती है, इवन स्टमक को भी। हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस मिलेगी मल्टीपल सेपरेट शार्पली डिलिनेटेड एरियाज़ मिलेंगे डिजीज़ के,
और उसमें फिर रिजल्ट करेंगे स्किप लेजन्स बनेंगी। ठीक है, मल्टीपल भी हैं, सेपरेट भी हैं, यानी एक जगह पे अफेक्ट करिए, दूसरी जगह पे स्किप लेजन है, फिर अफेक्ट करिए, इस तरह। तो ये क्रोहन डिजीज़ में ये पॉइंट याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक है स्किप लेजन्स। तो ये हेल्प करता है हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस से डिफ्रेंशिएट करें। और इसमें स्ट्रक्चर्स भी बहुत कॉमन है क्रोहन डिजीज़ में। इस फिगर में देखिए, यहाँ क्रोहन डिजीज़ की पैथोलॉजी, ग्रॉस पैथोलॉजी दिखाई गई है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है। अब इस क्रोहन डिजीज़ में जो अर्लीस्ट लेशन होती है एपिथस अल्सर होता है, जो आगे जाके प्रोग्रेस भी कर सकता है, और मल्टीपल लेशंस ऑफन कॉलिसिस करेंगी इलोंगेटेड किस्म के सर्पेंटाइन अल्सर के अंदर, जो कि एक्सेस ऑफ बॉवल के डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा एडिमा और म्यूकोजल, नॉर्मल जो हमारे म्यूकोजल फोल्ड्स हैं उनका भी लॉस हो जाता है, इसमें कॉमन होता है। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ में जो इंटरस्पर्स म्यूकोजा है वो स्पेयर होगा, ठीक है, बीच में जो अफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में कोर्सली टेक्सचर हमें कोबल स्टोन अपीयरेंस मिलेगी, जो जिसमें जो डिजीज़ टिश्यू है वो डिप्रेस्ड होगा बिलो द लेवल ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा। ये नॉर्मल म्यूकोजा ये डिप्रेस्ड हो जाएगा, इस तरह से कोबल स्टोन अपीयरेंस हमें मिलती है इस स्पेयरिंग की वजह से मेनली। तो ये देखिए फिगर बी फिगर में हमारे पास ये दिखाया गया है, लीनियर म्यूकोजल अल्सर्स दिखाए गए हैं, और साथ में सेकेंड इंटेस्टाइनल वॉल हमें विजिबल है। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के डायरेक्शन में होंगे ये अल्सर, तो लीनियर अल्सर्स बने हैं। इसके अलावा कह रहा है कि फिशर्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली डेवलप करेंगे बिटवीन द म्यूकोजल फोल्ड। ठीक है, उन फोल्ड्स के दरमियान फिशर्स बन जाएंगे जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं डीप, और ये साइट ऑफ परफोरेशन भी बन सकते हैं, या इवन फिस्टुला ट्रैक बन सकते हैं यही फिशर्स। ये भी क्रोहन डिजीज़ में याद रखिएगा। अब जो इंटेस्टाइनल वॉल मैंने फिगर में दिखाई थिकन हो गई है, वो ट्रांसम्यूरल एडिमा की वजह से थिकन हुई है, इन्फ्लामेशन भी हो रही है, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस भी हुई है, और साथ में मस्कुलरिस प्रोप्रिया की हाइपरट्रॉफी हुई है। तो ये सारे जो है आगे जाके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उन केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल डिजीज़ हो गई है, तो मेजेंट्रिक जो फैट होता है ये फ्रीक्वेंटली सिरोजल सरफेस के अराउंड एक्सटेंड कर जाएगा। तो उसको हम सिरोजल सरफेस के अराउंड एक्सटेंड कर रहा है तो उसको हम क्रीपिंग फैट कहेंगे, जो इस फिगर में भी शोन है। ये क्रीपिंग फैट दिखाया गया है जो एक्सटेंड कर रहा है अराउंड द सिरोजल सरफेसेस। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर पे आएँ तो एक्टिव क्रोहन डिजीज़ के जो फीचर्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स याद रखिएगा मिलेंगे। वो इन्फिल्ट्रेट भी करेंगे और क्रिप्ट की एपिथेलियम को डैमेज कर देंगे। न्यूट्रोफिल्स के क्लस्टर क्रिप्ट के अंदर जो है उनको हम कह देंगे क्रिप्ट एब्सेस, और ये ऑफन एसोसिएटेड होते हैं क्रिप्ट की डिस्ट्रक्शन के साथ। अल्सरेशन तो याद रखिएगा क्रोहन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसमें हमें एब्रप्ट ट्रांजिशन मिलती है बिटवीन द अल्सरेटेड एंड नॉर्मल म्यूकोजा, यानी एक अल्सरेटेड म्यूकोजा है और बीच में नॉर्मल म्यूकोजा होगा, फिर अल्सरेटेड म्यूकोजा, इस तरह से जो एब्रप्ट ट्रांजिशन मिलेगी। अब ये रिपीटेड जो साइकिल है क्रिप्ट की डिस्ट्रक्शन के और उसकी रीजनरेशन हो रही है दोबारा, फिर डिस्ट्रक्शन, तो ये एक डिस्ट्रोशन करवा देगा म्यूकोजल आर्किटेक्चर की। जो नॉर्मली स्ट्रेट किस्म की पैरेलल क्रिप्स होती हैं ये बिज़ार ब्रांचिंग शेप्स ले लेंगी और अनयूजुअल इनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी टू वन अनदर। ठीक है, ओरिएंटेशन भी इनकी डिस्टर्ब होगी, जिस तरह यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ए फिगर में देखिए ये माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी दिखाई गई है क्रोहन डिजीज़ की। यहाँ हेफेहेज़र्ड क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जो कि रिपीटेड इंजरी की वजह से हुआ है, और रीजनरेशन भी हो रही है देन रिपीटेड इंजरी, इसलिए क्रिप्स जो है देखें हेफेहेज़र्ड मैनर में हमें मिल रही है। इसके अलावा एपिथेलियल मेटाप्लेजिया ये एक और कॉन्सिक्वेंस होता है क्रोनिक रिलैप्सिंग इंजरी का। क्रोनिक है, बार बार हो रही है, रिलैप्स कर रही है, तो उसमें एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो सकता है जो कि गैस्ट्रिक एंट्रल अपीयरिंग ग्लैंड्स में होगा। यानी जिस तरह हमारे गैस्ट्रिक एंट्रल अपीयरिंग ग्लैंड्स होते हैं उस तरह के ये हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया। जिस तरह स्टमक में होते हैं उस तरह का मेटाप्लेजिया हो जाएगा, उस तरह के सेल्स में ये ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पेनिथ सेल का मेटाप्लेजिया भी हो सकता है लेफ्ट कॉलन के अंदर, जहाँ पे पेनिथ सेल हमें नॉर्मली एब्सेंट मिलेंगे। अब जो आर्किटेक्चर है इस तरह का, ये आर्किटेक्चरल और मेटाप्लास्टिक जो चेंजेस आए हैं ये परसिस्ट भी कर सकते हैं, इवन जब एक्टिव इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाए उसके बाद भी ये मेटाप्लास्टिक चेंजेस रहेंगे। तो म्यूकोजल एट्रोफी जिसमें इन क्रिप्स का लॉस हो जाता है ये सालों के बाद हो जाएगी म्यूकोजल एट्रोफी, और क्रिप्स जो है ये लॉस हो जाएंगी। नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमास जो इस फिगर में भी दिखाए गए हैं, नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमास जो है ये हॉलमार्क होते हैं क्रोहन डिजीज़ के, आपने याद रखने हैं, तकरीबन 35% केसेस में हमें मिलते हैं, और ये एक्टिव डिजीज़ वाले एरिया में भी मिल सकते हैं या फिर अनइन्वॉल्व रीजन में भी इन एनी लेयर ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, ये नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा। उसके बाद ये ग्रेन्युलोमास जो है ये हमें मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी मिल सकते हैं। ठीक है, मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स में मिलेंगे
तो कुटेनियस ग्रेन्युलोमास जो है ये नोड्यूल्स बना देगा जिनको हम मिसलीडिंगली कहते हैं मेटास्टेटिक क्रोहन डिजीज़, क्योंकि वो स्किन के ऊपर लेजन बन रही है, लेकिन इसको मिसलीडिंगली हम इसको मेटास्टेटिक क्रोहन डिजीज़ कहेंगे। ग्रेन्युलोमास की एब्सेंस जो है वो प्रिक्लूड नहीं करती डायग्नोसिस ऑफ द क्रोहन डिजीज़। अगर नहीं मिल रहे ग्रेन्युलोमास तो हम नहीं कह सकते कि इसको क्रोहन डिजीज़ नहीं है, ये इसकी डायग्नोसिस में इतना हेल्प नहीं करती। तो इस फिगर में देखिए ये ट्रांस म्यूरल क्रोहन डिजीज़ दिखाया गया है जिसमें सब म्यूकोजल और सीरोजल ये ग्रेन्युलोमास बन गए हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स देखिए क्रोहन डिजीज़ के, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी एक्सट्रीमली वेरिएबल होती हैं। मोस्ट पेशेंट जो है उनमें डिजीज़ बिगिन करेगी, इंटरमिटेंट अटैक होंगे, रिलेटिवली माइल्ड किस्म के डायरिया के, फीवर होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। तकरीबन 20% पेशेंट जो है वो अक्यूटली राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ प्रेजेंट करेंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट। फीवर भी होगा जो कि मिमिक करेगा अक्यूट अपेंडिसाइटिस को या बॉवल परफोरेशन को मिमिक कर सकता है। पेशेंट जो है जिनकी कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट है तो वो ब्लडी डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं और एब्डोमिनल पेन के साथ। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट करेगा विद सम कॉलोनिक इन्फेक्शंस जिनमें ब्लडी डायरिया हो रहा था, हमने ऊपर डिस्कस किया। अब जो पीरियड होता है डिजीज़ की एक्टिविटी का, ये टिपिकली इंटरप्ट होता है बाय एसिम्टोमेटिक इंटरवल्स जो कि लास्ट करेंगे वीक्स से लेके मैनी मंथ्स तक। डिजीज़ की रीएक्टिवेशन एसोसिएटेड हो सकती है विद वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर जिनमें फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाता है, स्पेसिफिक डाइटरी आइटम्स और एनसेड्स का यूज़, इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, इस तरह के एक्सटर्नल ट्रिगर जो है ये डिजीज़ को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो सकती है उन इंडिविजुअल्स में जिनको कॉलोनिक डिजीज़ है, जबकि एक्सटेंसिव स्मॉल बाउल की डिजीज़ जो है वो सीरम प्रोटीन लॉस करवा देगा और हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा। जनरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मेल अब्जॉर्प्शन या इवन मेल अब्जॉर्प्शन विटामिन B12 और बाइल साल्ट्स की, ये होगा स्मॉल बाउल की अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ हुई है, और अगर कॉलन की है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर्स हमने कहा पार्टिकुलरली जो टर्मिनल इलियम है वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है और उनको हमें सर्जिकली रिसेक्शन करनी होगी। डिजीज़ ऑफर जो है रिकर करती है अनास्टोमोसिस के साइड पे, और एज मेनी एज 40% जो पेशेंट हैं उनको एडिशनल रिसेक्शंस की ज़रूरत होती है तकरीबन 10 ईयर्स के अंदर। इसके अलावा याद रखिएगा इस क्रोहन डिजीज़ में फिस्टुला याद रखिएगा डेवलप करेंगे बिटवीन द लूप ऑफ द बावल एंड मे ऑल्सो इन्वॉल्व यूरिनरी ब्लेडर, वेजाइना एंड एब्डोमिनल और पेरी एनल स्किन। परफोरेशंस और पेरिटोनियल एब्सेसेस भी इसमें हो सकती हैं। देन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कुछ मैनिफेस्टेशन क्रोहन डिजीज़ की हैं जिनमें यूवियाइटिस हो सकता है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस, सैक्रोइलियाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, एरिथमा नोडोजम और फिंगर की जो है फिंगर टिप्स की क्लबिंग। अब इनमें से कोई भी जो है बिफोर द इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी ये रिकोगनाइज हो सकती है मैनिफेस्टेशन। पेरिकोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो है ये क्रोहन डिजीज़ में हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस में है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे बाद में डिस्कस करेंगे जो रिस्क होता है कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा की डेवलपमेंट का, वो बढ़ जाता है उन पेशेंट्स में जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग कोलोनिक क्रोहन डिजीज़ है, तो आगे जाके कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल में अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी पे। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑलवेज जो है रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा और एक्सटेंड करेगा ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमली कंटिन्यूस फैशन में, और इंटायर कॉलन को भी इन्वॉल्व कर सकता है या फिर पार्ट ऑफ कॉलन को, जो कि डिफ्यूजली अल्सरेट हो सकता है। तो फिगर 15.30A में देखें यहाँ पे पैथोलॉजी दिखाई गई है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, और ये एंडोस्कोपिक व्यू है सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जिसमें अल्सरेशंस हो गई हैं और अडियरेंट म्यूकोपैरुलेंट मटीरियल हमें मिल रहा है। अच्छा, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में याद रखिएगा स्किप लेजन्स जो हैं वो हमें नहीं मिलती, आल्दो फोकल अपेंडिसियल या फिर सीकल इन्फ्लामेशन ओकेजनली हमें मिल सकती हैं लेफ़्ट साइडेड डिजीज़ वाले केस में। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये डिजीज़ जो है इंटायर कॉलन में हो जाएगी तो उसको हम पैन कोलाइटिस कह देंगे, इस तरह इस फिगर में भी शोन है। इस फिगर में टोटल पैनोप्टोमी दिखाया गया है जिसमें पैन कोलाइटिस हो गया है और हमें एक्टिव डिजीज नज़र आ रही है। रेड ग्रैन्युलर म्यूकोजा हो गया है सीकम का लेफ्ट साइड पे, और स्मूथ एट्रोफिक म्यूकोजा हो गया है डिस्टली राइट साइड पे। याद रखिएगा अगर ये डिजीज़ जो है रेक्टम की तरफ या फिर रेक्टोसिग्मोइड जो जंक्शन एरिया होता है वहाँ तक अगर सिर्फ जो है वो लिमिटेड है तो उसको हम कह देंगे अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस या अल्सरेटिव प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नॉर्मल होती है, आल्दो माइल्ड हमें इसमें म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन मिल सकती है डिस्टल इलियम में। ठीक है, ये तो कॉलन की पिक्चर है, लेकिन डिस्टल इलियम में हमें माइल्ड सी इन्फ्लामेशन मिलेगी तो हम उसको बैक वॉश इलियाइटिस कहेंगे।
तो ये प्रेजेंट हो सकता है। सिवियर केसेस ऑफ पैन कोलाइटिस में हमें बैकवॉश इलियाइटिस मिलेगा। जब हम इसकी ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो जो इन्वॉल्व कॉलोनिक म्यूकोजा है वो हमें स्लाइटली रेड नज़र आएगा और ग्रेन्युलर अपीयरिंग होगा, या फिर वो एक्सटेंसिव ब्रॉड बेस्ड अल्सर एग्जिबिट करेगा। अब ये जो ट्रांजिशन होती है डिजीज्ड और अनइन्वॉल्व जो कॉलन की है, ये एब्रप्ट ट्रांजिशन हो सकती है, जिस तरह यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे बिल्कुल डिजीज सा रीजन है और यहाँ पे अनइन्वॉल्व कॉलन है, एब्रप्ट यहाँ पे ट्रांजिशन हो गई है। ठीक है, शार्प डिमार्केशन नज़र आ रही है एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस के दरमियान और यहाँ पे इस नॉर्मल म्यूकोजा के दरमियान। अच्छा, अब इसमें जो अल्सर्स होंगे वो याद रखिएगा ये अलाइंड होंगे अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द कॉलन, लेकिन टिपिकली ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे सर्पेंटाइन अल्सर्स की तरह, जिस तरह हमने क्रोहन डिजीज़ में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे अल्सर्स। अब आइसोलेटेड आइलैंड्स हमें रीजनरेटिंग म्यूकोजा के नज़र आएंगे जो बल्ज कर रहे होंगे लूमेन के अंदर और छोटी सी एलिवेशंस क्रिएट कर देंगे जिनको हम सूडोपॉलिप्स कह देंगे। ठीक है, एलिवेट कर रही होंगी। क्रोनिक डिजीज़ जो है ये आगे जाके म्यूकोजा की एट्रोफी करवा सकती है और फ्लैट स्मूथ म्यूकोजल सरफेस हो जाएगा जिसमें नॉर्मल फोल्ड्स भी नहीं होंगे। अनलाइक जिस तरह हमने क्रोहन डिजीज़ पढ़ा में, और जैसे हमने देखा कि उसी तरह यहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा हमें, क्रिप्ट एप्सिस मिलेंगी, क्रिप्ट की डिस्टॉर्शन हो जाएगी, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, हावेवर याद रखिएगा यहाँ स्किप लेजन्स एब्सेंट हैं और इन्फ्लामेशन जनरली सिर्फ म्यूकोजा की तरफ ही लिमिटेड है और सुपरफिशियल सब म्यूकोजा तक, यहाँ ट्रांसम्यूरली नहीं हो रही। तो इस डी फिगर में भी देखिए यहाँ दिखाया गया है फुल थिकनेस की हिस्टोलॉजिक सेक्शन है जहाँ पे डिजीज़ सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक लिमिटेड है। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती बाय एंडोस्कोपिक बायोप्सी जो टिपिकली सैंपल करती है म्यूकोजा को लिटिल और सब म्यूकोजा को बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसलिए हमें उसमें ये पता नहीं चलता। इसके अलावा सीवियर जो केसेस होते हैं उनमें म्यूकोजा का डैमेज साथ में अल्सर्स के साथ अकम्पनी होगा जो ज़्यादा डीपली एक्सटेंड कर रहे होंगे सब म्यूकोजा तक भी, लेकिन इसमें मस्कुलरिस प्रोप्रिया रेयरली इन्वॉल्व होगी। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, म्यूकोजल एट्रोफी और डिस्टोर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर जो है ये रेजिडुअल रहता है हील डिजीज़ का, लेकिन जो हिस्टोलॉजिक पैटर्न है ये रिवर्ट कर सकता है टू नियर नॉर्मल आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड रेमिशन। और इसमें लास्टली बात याद रखिएगा, इसमें हमें ग्रेन्युलोमास नहीं मिलते अल्सरेटिव कोलाइटिस में। कुछ जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की वो क्रोहन डिजीज़ के साथ ओवरलैप करेंगी, जिस तरह माइग्रेटरी पोलियार्साइटिस वहाँ भी बढ़ा था, इसमें भी सैक्रोइलियाटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, यूवियाइटिस, स्किन लीजन्स, पेरिकोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। दैट्स इट, ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लडी डायरिया के अटैक्स आते हैं और साथ में एक्सप्लोजन होती है स्ट्रिंगी किस्म के म्यूकोइड मटेरियल की, और लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है, क्रैम्प्स भी होते हैं जो कि टेम्परेरीली डिफिकेशन के बाद रिलीव हो जाते हैं। अब इस तरह के सिम्टम डेज से लेके वीक्स या इवन महीनों तक परसिस्ट करेंगे बिफोर के ये सबसाइड करें। ओकेजनली जो इनिशियल अटैक होता है वो बहुत सीवियर हो सकता है, इनफ के मतलब वो मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट जो है उनको माइल्ड डिजीज़ होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं एटलीस्ट वन रिलैप्स ड्यूरिंग अ 10 ईयर पीरियड। कॉलेक्टोमी जो है हम रिमूव कर देंगे कॉलन को, तो इससे इंटेस्टाइनल डिजीज़ क्योर हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन परसिस्ट रहेंगी। अब वो फैक्टर्स जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर करते हैं वो अभी तक नोन नहीं है। इन्फेक्शियस एंटेराइटिस प्रिसीड करेगा डिजीज़ के ऑनसेट को इन सम केसेस, यानी पहले जो है उनको इन्फेक्शियस एंटेराइटिस हो सकता है। इसका जो ऑनसेट है सिम्टम का वो शॉर्टली आफ्टर स्मोकिंग सेसेशन जो है वो कुछ पेशेंट में होगा ऑनसेट। ठीक है, और स्मोकिंग जो है पार्शली रिलीव भी हो सकती है, कर सकती है स्मोकिंग को, सिम्टम्स को जो है ये पार्शली स्मोकिंग रिलीव कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली स्टडीज़ जो है निकोटीन की एज वेल एज थेराप्यूटिक एजेंट जो है ये डिसअपॉइंटिंग है, अभी तक इनकी स्टडीज़ से कुछ क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कोलाइटिस एसोसिएटेड नियोप्लेजिया।
वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की और कॉलोनिक क्रोहन डिजीज़ की, वो है कि डेवलपमेंट हो सकती है इसमें नियोप्लेजिया की। अब ये जो प्रोसेस है ये डिस्प्लेजिया के साथ बिगिन होगा, जो कि जस्ट एज इन द बैरेट इसोफेगस जिस तरह पहले डिस्प्लेजिया हो रहा था, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जैसे पहले होगा, और उसके बाद जो है डिस्प्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, और वो आगे जाके फुल ब्लोन कार्सिनोमा करवा देगा। अब जो रिस्क के डेवलपमेंट का ऑफ द डिस्प्लेजिया वो रिलेटेड है टू द सेवरल फैक्टर्स, जैसे नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। अब ये रिस्क जो है वो बढ़ेगा बिगनिंग 8 to 10 ईयर्स आफ्टर द डिजीज़ इनिशिएशन, यानी 8 से 10 सालों के बाद जो है ये डिस्प्लेजिया होगा, और फिर कार्सिनोमा न्यूप्लेजिया हो सकता है ड्यूरेशन के हिसाब से, अगर डिजीज़ 8 से 10 साल रही है। एंड देन एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे भी डिपेंड करता है, यानी जो पैन कोलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं जिनका पूरा कॉलन इन्वॉल्व होता है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं बनिस्बत उनके जिनको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइडेड डिजीज़ हुई है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी की अगर एक्टिव इन्फ्लामेशन हो रही है जिसमें न्यूट्रोफिल्स भी मिलते हैं हमें, तो वो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और ये एक और एग्जांपल है जो इनेबल करती है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑन कार्सिनोजेनेसिस। इन्फ्लामेशन का कार्सिनोजेनेसिस में भी रोल है, जो हम चैप्टर 6 में डिस्कस करके आए हैं। To facilitate the early detection of neoplasia, patients typically are enrolled in the surveillance programs approximately 8 years after the diagnosis of IBD. An important exception to this approach is in the patient with primary sclerosing cholangitis who are markedly greater risk for the development of dysplasia and generally are enrolled for the surveillance at the time of diagnosis. Surveillance requires regular and extensive mucosal biopsy, making it costly practice. In many cases, dysplasia occur in flat areas of mucosa that do not appear abnormal by eye. Thus, advanced endoscopic imaging techniques are being developed to try to enable the detection of early dysplastic changes. ठीक है, तो सर्विलेंस में म्यूकोजल बायोप्सी की जाती है और उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं डिस्प्लेजिया को। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। समरी देखिए, हमने इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ डिटेल में किया, जिसमें हमने कहा कि आईबीडी एक अम्ब्रेला टर्म है क्रोहन डिजीज़ के लिए भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोहन डिजीज़ ज़्यादातर हमारे टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करती है और सीकम को, लेकिन कोई भी साइड जीआईटी की अफेक्ट हो सकती है और इसमें हमें स्किप लीजन्स मिलती हैं और नॉन केजिएटिंग ग्रेनिलोमास कॉमन है। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो सिर्फ लिमिटेड कॉलन तक ही होती है और ये कंटिन्यूस होगी रेक्टम से लेके रेंज कर सकती है इन द एक्सटेंट फ्रॉम ओनली रेक्टल डिजीज़ से लेके पैन कोलाइटिस भी हो सकता है। इसमें स्किप लेशंस नहीं मिलती और ना ही हमें इसमें ग्रेन्युलोमास मिलते। अब दोनों क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन भी हो रही थी। आईबीडी थॉट हुई है कि ये कॉम्बिनेशन से अराइज करती है फ्रॉम द अल्ट्रेशन जब आ जाए होस्ट के इंटरेक्शन में विद द इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल डिस्फंक्शन हो जाए और जब एबरेंट म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं। कॉलोनिक एपिथेलियल डिस्प्लेजिया की डेवलपमेंट का रिस्क और एडिनोकार्सिनोमा का बढ़ जाएगा उन पेशेंट्स में जिनको कॉलोनिक आईबीडी 8 to 10 ईयर से ज़्यादा तक रही हो, तो उनको कॉलन कार्सिनोमा हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल डिजीज़ कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कॉलोनिक पॉलिप्स एंड नियोप्लास्टिक डिजीज़। इसमें इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स, हेमाटोमेटस पॉलिप, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, एडिनोमास, फेमिलियल सिंड्रोम और एडिनोकार्सिनोमा हम डिस्कस करेंगे। तो कॉलोनिक पॉलिप एंड नियोप्लास्टिक डिजीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिप्स जो है ना, ये ज़्यादा कॉमन है हमारे कॉलन के अंदर और ये कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ईसोफेगस में भी, स्टमक में या इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो जो जिनके स्टॉक के जो बगैर होंगे उनको हम सिसाइल कहते हैं। जैसे ही ये सिसाइल पॉलिप बड़ा होता है, इनलार्ज करता है, तो प्रोलिफरेशन सेल्स की जो एडजेसेंट होंगे पॉलिप के और ट्रैक्शन के इफेक्ट्स जो ल्यूमिनल प्रोट्रूजन पे, ये कंबाइन करके एक स्टॉक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इनके इनलार्ज होने से ये स्टॉक बन जाएगी। अब पोलिप्स जिनकी स्टॉक होती है उनको हम पेडंक्यूलेटेड कहते हैं। इन जनरल जो इंटेस्टाइनल पोलिप है इनको हमने क्लासीफाई किया है नॉन नियोप्लास्टिक या नियोप्लास्टिक के अंदर। मोस्ट कॉमन नियोप्लास्टिक पोलिप जो है वो एडिनोमास होते हैं, जो कि पोटेंशियल होते हैं कि आगे जाके ये कैंसर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। नॉन नियोप्लास्टिक वाले कोलोनिक पोलिप को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इन्फ्लामेटरी, हेमाटोमेटस या हाइपरप्लास्टिक। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी पोलिप की डिटेल है। सॉलिटरी सा रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। सॉलिटरी जो रेक्टल अल्सर सिंड्रोम है, ये प्योरली जो इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है। अब पेशेंट जो है ये प्रेजेंट करेंगे विद द क्लिनिकल ट्रायड ऑफ द, उनको रेक्टल ब्लीडिंग होगी, साथ में म्यूकस डिस्चार्ज और इन्फ्लामेटरी लेजन होगी एंटीरियर रेक्टल वॉल पे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी लेजन। अब इसमें अंडरलाइन कॉज ये होता है कि इसमें
इम्पेयर हो जाती है रिलैक्सेशन एनोरेक्टल स्फिंक्टर की, जिसके नतीजे में एक शार्प एंगल बन जाएगा एंटीरियर रेक्टल शेल्फ पे। अब ये शार्प किस्म का एंगल बन गया है, तो ये लीड करेगा टू द रिकरेंट अब्रेजन एंड अल्सरेशन करवा देगा उसके ऊपर जो ओवरलाइंग म्यूकोजा है, रेक्टल म्यूकोजा। क्रोनिक साइकिल्स, अब इस इंजरी के और फिर हीलिंग हो रही है, फिर इंजरी हो रही है, तो ये पॉलीपॉइड सा मास प्रोड्यूस कर देगी जो कि इन्फ्लेम्ड और रिएक्टिव म्यूकोजल टिश्यू का बना होगा। दूसरी टाइप है हमाटोमेटस पॉलिप्स। हमाटोमेटस पॉलिप्स जो है ये स्पोरेडिकली होते हैं और एज अ कंपोनेंट ऑफ वेरियस जेनेटिकली डिटरमाइंड या फिर एक्वायर्ड सिंड्रोम्स की वजह से। तो 15.6 फिगर में टेबल में यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस सिंड्रोम की डिटेल गिवन है, जिसमें डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, उनकी मीन एज एट द प्रेजेंटेशन और म्यूटेटेड जीन कौन सा होगा, JIT लेजन कौन सी प्रोड्यूस करेगा वो सिंड्रोम, और इसमें सेलेक्टेड एक्स्ट्रा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन कौन सी होंगी। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्यूट्स जैगर सिंड्रोम। ये ज़्यादातर 10 to 15 ईयर्स की एज में प्रेजेंट करता है और इसमें जो म्यूटेटेड जीन है वो LKBI/STK1 STKII, ठीक है, ये म्यूटेटेड जीन होता है और GIT में अर्बोराइजिंग पॉलिप्स क्रिएट कर देगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होंगे, फिर कॉलन में, फिर स्टमक में, और ये कॉलोनिक एडिनोकार्सिनोमा करवा देगा। प्यूट्स जैगर सिंड्रोम में जो एक्स्ट्रा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन हो जाती है, थायराइड का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेस्ट, लंग, पैंक्रियास, गोनेडल और ब्लैडर और थायराइड के कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा होता है जुवेनाइल पॉलीपोसिस। ये लेस देन 5 ईयर ऑफ एज में प्रेजेंट करेगा। इसमें SMAD4 BMPRIA इन जीन में जो है म्यूटेशन आ जाएगी जो आगे जाके जुवेनाइल पॉलिप्स करवा देंगे, जिनका ज़्यादा रिस्क जो है गैस्ट्रिक, स्मॉल इंटेस्टाइनल, कॉलोनिक और पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है जुवेनाइल पॉलिप्स का। और ये पल्मोनरी आर्टीरियोवेनस मेलफॉर्मेशन करवा देंगे, आगे जाके डिजिटल क्लबिंग भी करवा सकते हैं।